हम लोग एक बहुत महान, बहुत बहादुर इंसान की बात करने जा रहे हैं और वो बहुत बहादुर इंसान कौन है, उसका नाम लेना एक बहुत बड़ी बात है, उसका नाम ही खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वो नाम क्या है? वो नाम है मेजर शैतान सिंह। बिल्कुल सही सुना आप लोग ने। तो मेजर शैतान सिंह की आज हम लोग कहानी की बात करेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनको बहुत ज़्यादा अपने भारत में याद किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडल है, मतलब इनको एक एक इनको वीरता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मेडल दिया गया है जिसका नाम है परमवीर चक्र। आप लोग ने ज़रूर इस परमवीर चक्र के बारे में सुना होगा। ये परमवीर चक्र कब मिलता है? ये परमवीर चक्र बहादुरी के लिए मिलता है भारत में। और बहादुरी का जो श्रेष्ठतम अवार्ड है उसको क्या बोला जाता है? परमवीर चक्र। तो बिल्कुल सही है कि ये शैतान सिंह हैं और शैतान सिंह के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये एक परमवीर चक्र अवार्डी हैं और जब इनका डेजिग्नेशन देखेंगे तो इनका डेजिग्नेशन क्या है कि ये एक मेजर है। अब शुरू करते हैं। जब शुरू करते हैं किसी चीज़ को तो शुरू करने से पहले उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहादुर थे और इनकी जो बहादुरी है, जो इनके पास बहादुरी इनको मिली है, वो इनको जन्म से मिली है क्योंकि इनके फादर जो थे वो खुद भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था हेम सिंह। ये इनके फादर जो थे, ये इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में लड़ाई करी थी, मतलब वर्ल्ड वॉर वन में कहीं ना कहीं लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। फ्रेंच आर्मी की तरफ से लड़ाई करी थी कर्नल हेम सिंह ने, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह ने। तो ये इनके पिताजी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजर शैतान सिंह है उनके पास जो बहादुरी है वो कहीं ना कहीं उनके पिताजी से है, उनके खून में है। तो इस खून की बहादुरी को आज हम लोग देखेंगे कि क्या इन्होंने ऐसा किया है, क्यों हम लोग इनका आज नाम ले रहे हैं, क्यों भारत इनका हमेशा नाम लेता रहता है। तो कुछ शुरुआत की बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं, इनकी जो फैमिली है वो ये बर्थ कहाँ इनकी हुई है, तो ये बनासर विलेज एक है जोधपुर में। तो वहाँ ये पैदा हुए थे, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके फादर क्या हैं? इनके फादर एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और मैंने भी आपको बताया इनके फादर के बारे में। इनको जो शैतान सिंह हैं इनको जोधपुर में पढ़ाई करी इन्होंने। और जब इन्होंने जोधपुर में पढ़ाई करी तो पढ़ाई करते समय इनको फुटबॉल में बहुत रुचि थी। ये फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला करते थे और इस वजह से कहीं न कहीं इनका मन किया कि ये मिलिट्री में भी आएँ, मतलब ये आर्मी में भी आएँ। तो जो 10th के बाद जब इन्होंने स्कूल छोड़ा तो इनको जब 10th के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ा तो फिर इनका एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन में। 10th के बाद पहले 12th शायद नहीं होता था। तो उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया, जसवंत कॉलेज में दाखिला लिया और 1947 में 1947 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। और इसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है इनके लाइफ में 1949 में। 1949 में टर्निंग पॉइंट क्यों आता है? क्योंकि ये जोधपुर की स्टेट फोर्सेज में ज्वाइन कर लेते हैं। इनकी तैनाती हो जाती है जोधपुर के स्टेट फोर्सेज में। और कैसे? एक ऑफिसर के रूप में। तो ये जो मेजर शैतान सिंह है वो जोधपुर स्टेट फोर्सेज में ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब इनकी नौकरी लग जाती है, इनकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं एज अ ऑफिसर। और क्योंकि जोधपुर जो था वो पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, उस जोधपुर को धीरे धीरे करके इंडिया ने मतलब अपने में मर्ज कर लिया, मतलब वो इंडिया में मर्ज हो गया। और इंडिया में मर्ज होने के बाद जो मेजर शैतान सिंह थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया और कौन सी एक नई रेजिमेंट दे दी गई उनको, और जिसका नाम था कुमायूं रेजिमेंट। तो ये कुमायूं रेजिमेंट दी गई किसको? मेजर शैतान सिंह को। मेजर शैतान सिंह को कुमायूं रेजिमेंट मिलने के बाद में मेजर शैतान सिंह के पास और ज़्यादा ताकतें आ गईं, और ज़्यादा पावर आ गई। और 1961 में जो गोवा का एनेक्सेशन हो रहा था, जो गोवा है, गोवा बहुत पहले हमारा स्टेट नहीं हुआ करता था, उस पे फ्रेंच कॉलोनीज रूल करती थी। तो एनेक्सेशन के दौरान 1961 में जब गोवा का एनेक्सेशन हुआ तो उसमें भी बहुत सारा रोल इन्होंने निभाया था। किसने निभाया था? तो मेजर शैतान सिंह ने बहुत सारे रोल गोवा के एनेक्सेशन में भी निभाए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि गोवा के एनेक्सेशन में भी जिसने रोल निभाया उसका नाम कोई और नहीं है, उसका नाम है वीर मेजर शैतान सिंह। अब जब गोवा में ये सब चीज़ें खत्म होती हैं तो इनको मेजर बना दिया जाता है। तो मेजर बनने की जो कहानी थी वो यहीं से आई है कि वो गोवा में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है बैटल ऑफ रेजांगला। अब ये बैटल ऑफ रेजांगला क्या है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत पहले से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग में एक खटास उत्पन्न हो गई थी। मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशंस थे, जो जो पहले फ्रेंडली रिलेशंस हुआ करते थे वो अब फ्रेंडली नहीं रह गए थे। क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा दूं, अपना जम्मू कश्मीर का आपको मैप दिखा देता हूं। तो जम्मू कश्मीर के मैप में जब आप ये वाला पोर्शन देखते हैं तो इसको बोला जाता है अक्साई चिन। ये अक्साई चिन रीजन है और ये अक्साई चिन रीजन चाइना कहता है कि ये हमारा है, जबकि है वो इंडिया में, है ये जम्मू कश्मीर में, है ये कश्मीर में, लेकिन जो चाइना है वो कहीं ना कहीं इसको
अपना कहता है। तो इसी अक्साई चिन रीजन के लिए हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो वही जो लड़ाई थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई, और कहीं ना कहीं इसमें जो आप लोग ने दलाई लामा का भी नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं उनका भी रोल आया, क्योंकि जो तिब्बत था, जो तिब्बत यहाँ पे जब आप देखेंगे चाइनीज का जो बॉर्डर है वहाँ कहीं वहाँ तिब्बत भी पड़ता है। तो तिब्बत पे भी चाइना ने क्या कर लिया था, चाइना ने तिब्बत को अपना बता दिया था और कह दिया था तिब्बत जो है वो हमारा है। तो इसकी वजह से जो हमारे जो बुद्धिज्म के जो बहुत बड़े धर्मगुरु होते हैं, जिनको दलाई लामा कहा जाता है, वो इंडिया चले आए थे और धर्मशाला में वो चले आए थे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइनीज इंकर्जन बढ़ने लग गया। चाइना को बुरा लगा ये चीज़। चाइना को लगा कि इंडिया जो है हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना कहीं ना कहीं भारत से दुखी हो गया, भारत से गुस्सा हो गया, और उसने कहीं ना कहीं प्लानिंग करी कि अब वो इंडिया में एंटर करेगा और इंडिया को सबक सिखाएगा। तो इसकी वजह से जो वॉर हुआ वो हुआ 1962 में, और इसकी भनक भारत के प्राइम मिनिस्टर जो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे उनको बिल्कुल भी नहीं थी। उनको लगता था कि हिंदी और चीनी जो है, मतलब हिंदुस्तानी जो लोग हैं और चीनी जो है वो कैसे हैं, वो भाई भाई हैं। तो उन्होंने एक नारा भी दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि चाइना की बहुत पहले से आदत रही है कि चाइना क्या करता है, चाइना पीछे से छुरा पीठ पे भोंक देता है, और वही चाइना ने किया। जैसा उसको करना था वही उसने बिल्कुल किया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे रजांगला की बात। तो रजांगला आपने देखा, इस मैप में आपने रजांगला देखा कि रजांगला कहाँ पे है। रजांगला हमारा इस जगह पे जो पोर्शन पड़ता है, ये जो जगह पड़ती है इसको कहा जाता है रजांगला। अब जब ये चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो अलग अलग जगह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। मतलब बहुत सारे चाइनीज जो आर्मी के लोग थे, जिसको आज पीएलए बोला जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोला जाता है, उसके जो लोग थे वो हर जगह से एंटर कर रहे थे। और यहाँ पे जो आदमी बैठा था, यहाँ पे जो पोस्टिंग थी, वो किसकी थी, वो थी हमारे मेजर शैतान सिंह की। और शैतान सिंह क्योंकि शैतान सिंह बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, तो वो आसानी से चाइना को जीतने नहीं दे सकते थे। चाइना को भारत माता के जो मुकुट है, उसको हम लोग मुकुट कह सकते हैं, उसमें इंटर करने नहीं दे सकते थे। तो इसीलिए जो बैटल हुई उसको क्या कहा गया, बैटल ऑफ रिजांगला कहा गया। अब इस चीज को आप सोचिए कि कितनी बहादुरी होगी कि भारत में जो लोग थे वहां पे, जो भारत के जो सेना के जवान थे उस रिजांगला रीजन में, वो सिर्फ और सिर्फ 120 के अप्रोक्सीमेट पाए गए थे। मतलब ये सिर्फ इतने ही लोग थे। और जो चाइनीज आर्मी जो एंटर करती है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग की चाइनीज आर्मी एंटर करती है इस रेजांगला रीजन में। और रिजल्ट जब आप देखेंगे तो रिजल्ट में ये दिखाई पड़ता है कि ये जो 120 लोग थे ये इन 3000 लोग पे भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए थे। तो फिलहाल हम लोग अभी बात करते हैं कि एक ये जो बटालियन है ये कैसी थी। तो मैं आपको बता दूं कि 13th बटालियन जो है कुमायूं रेजिमेंट की, उसमें हमारे शैतान सिंह की पोस्टिंग थी। और ये चुशूल सेक्टर जो है, हमने भी आपको जो दिखाया था रिजांगला, वो चुशूल सेक्टर में पड़ता है। तो चुशूल एक जम्मू कश्मीर में जगह है, चुशूल सेक्टर। तो वहाँ पे ये 13 बटालियन जो थी कुमायूं रेजिमेंट की, उसको लगाया गया था, उसको तैनात किया गया था। और उसकी जो सी कंपनी थी, उस सी कंपनी को लीड कौन कर रहा था, उस सी कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। और मेजर शैतान सिंह जो लीड कर रहे थे सी कंपनी को, उसमें 5 प्लेटून थी, 5 प्लेटून की पोस्ट थी। अब देखिए पोस्ट होती हैं अलग अलग, पोस्ट बना दी जाती हैं कि हर जगह से निगरानी रखी जा सके, हर जगह से क्या किया जा सके, चाइनीज पे एक नज़र बनाई जा सके कि कोई भी चाइनीज, कोई भी जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे एंटर ना कर सकें। तो 5 प्लेटून के बारे में यहाँ बात करी गई है। तो 5 प्लेटून थी जिसकी देख रेख कौन कर रहा था, जिसकी देख रेख हमारे मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। अब बात होती है 18 नवंबर 1962 की, मतलब 18 नवंबर 1962 की बात होती है, जिस दिन ये बैटल ऑफ रेजांगला मेनली हुआ। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि चाइनीज जो है ये जब लड़ाई करते हैं तो ये थोड़ा सा दिमाग बहुत, ये थोड़ा सा क्या, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं पहले, बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी टैक्टिक्स जो होती है वो पहले टैक्टिक्स बनाते हैं, पहले दुश्मन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अटैक करते हैं, और वही इन लोग ने किया। और कहीं ना कहीं मेजर शैतान सिंह को ये समझने में थोड़ी सी चूक हो गई थी। तो चलिए मैं बताता हूँ ये क्या हुआ था। तो हुआ ये था कि जो चाइनीज़ आर्मी थी, इन लोग ने रात में अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 बजे कुछ चीज़ें, मतलब उधर से आने लग गई, चाइना की बॉर्डर की तरफ से कुछ लाइट्स दिखाई पड़ने लग गई लोगों को। और जो हमारे जवान थे उनको ये लगा कि ये जो लाइट्स हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाइना के लोग आ रहे हैं। और ये चीज़ जब जाके जवानों ने उस समय जो कमांडर थे, उनके जवान के जो कमांडर थे वो शैतान सिंह थे, तो उनको जाके जब बताया तो शैतान सिंह को लगा कि असलियत में ये कहीं ना कहीं चाइनीज़ की कोई चाल है। और शैतान सिंह ने ये बोल दिया कि इन लोग पे अटैक करना स्टार्ट किया जाए।
तो जितने प्लेटून्स थे उन लोग ने अटैक करना स्टार्ट किया, और जब अटैक करना स्टार्ट किया तो थोड़ी देर बाद पता चला कि ये जो लाइट्स आ रही थी वो असलियत में वो चाइनीज़ के जवान नहीं थे, वो चाइनीज़ के कोई मोर्टार नहीं थे, वो कोई वेपन्स नहीं थी, वो असलियत में क्या थे, चाइना ने एक चाल चली थी कि चाइना ने याक नाम का एक जानवर होता है, याक नाम का एक जानवर होता है, और उस जानवर पे चाइना ने क्या किया था, उस जानवर पे लालटेन लटका दिया था, जो लालटेन नाम की चीज़ होती है उसको लटका दिया था उसके गले में, और याक्स को हमारे बॉर्डर की तरफ भेज दिया था, हमारे इंडिया की तरफ भेज दिया था, जिससे उसको ये पता चल जाए कि कहाँ से गोलीबारी हो रही है, और उसको पोजीशन पता चल जाए कि हमारी जो आर्मी बैठी है उसकी पोजीशन कहाँ पे है। और ऐसा ही होता है, चाइनीज आर्मी को इंडियन आर्मी की पोजीशन पता चल जाती है, और जब वो पता चलती है तो उसके बाद कभी अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे सुबह, बिल्कुल सोचिए सुबह की बात है, और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बिल्कुल ऐसे टेम्परेचर पे हो रही है जहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए वहाँ पे ये जवान लड़ाई कर रहे थे, और एक बहुत दुखद बात ये थी कि चाइना जो आर्मी थी, चाइनीज आर्मी जो थी, उसको तो सब कुछ पता था, उसको हर चीज़ पता थी कि कैसे लड़ाई करनी है, कौन कौन से वेपन्स होने चाहिए, कितने क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर हो चुके थे, उनको ये चीज़ पता थी कि हमको लड़ाई करनी है और यही हमारा फाइनल रिजोल्यूशन होगा। लेकिन इंडियन आर्मी को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता थी, इंडियन गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा था कि चाइना के साथ हमारी कभी लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन चाइना ने ऐसा किया और हमसे लड़ाई करने के लिए कहा, मतलब लड़ाई स्टार्ट हुई। तो 5 बजे की सुबह की बात है, तो 5 बजे सुबह क्या होता है कि चाइनीज़ आर्मी ने जब ये सब चीज़ें, उन लोग ने जब पता कर ली हमारी पोजीशन को, तो चाइनीज़ आर्मी 5 बजे अटैक करती है इंडियन आर्मी पे, जो जो भी बंकर्स थे, जो भी हमारे प्लेटून्स थे उस पे अटैक करती है। उनके पास एलएमजीज थी, उनके पास राइफल्स थी, उनके पास मोर्टार्स और ग्रेनेड्स भी था, और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट थे। लेकिन हमारे पास, ये सोचिए कि हमारे पास वेपन्स भी बहुत अच्छे नहीं थे। हमारे पास कुछ ऐसी राइफल्स थी, कुछ ऐसी बंदूकें थी, कुछ ऐसी गन्स थी, जिनको एक बार लोड किया जाता था और एक बार एक फायर वो करती थी। सोचिए ऐसी-ऐसी गन्स हमारे पास थी। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी कभी गन से लड़ाई नहीं करती है, वो हिम्मत से लड़ाई करती है, क्योंकि लड़ाई करने के लिए नेपोलियन ने कहा है कि आर्म्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसको वेपन्स की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक जिगर चाहिए होता है। तो वही नेपोलियन की बात कहीं न कहीं इनको याद थी, और जिस आर्मी के पास मेजर शैतान सिंह जैसा एक बहुत जाबाज सिपाही हो, बहुत जाबाज ऑफिसर हो, उसके सिपाही कैसे होंगे, तो वो तो फिर माशाअल्लाह क्या कहा जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी थी। तो 5 बजे वो लोग अटैक करते हैं, चाइनीज़ आर्मी अटैक करती है इंडियन आर्मी पे। तो इंडियन आर्मी भी चुप नहीं रहने वाली थी, इंडियन आर्मी का भी अटैक आता है, और इंडियन आर्मी भी अटैक उसी तरीके से करती है, बस थोड़े से वेपन्स कम थे। तो क्या हुआ, वेपन्स लड़ाई में बहुत ज़्यादा मददगार नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा जो चाहिए वो आपकी हिम्मत चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें होने लग गई, जब ये आर्टरी फायर आने लग गया, जब मोर्टार से फायरिंग आने लग गई, तो ये जो मेजर शैतान सिंह थे, इन्होंने अपनी आर्मी के लोगों से पूछा, अपने जवान से पूछा, अगर आपको ये जो पोस्ट है वो छोड़नी हो तो आप तुरंत छोड़ के जा सकते हैं। तो जवानों ने कहा इनसे कि नहीं सर, मैं पोस्ट नहीं छोड़ के जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। और ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सेम यही हुआ कि जो चाइनीज के सोल्जर्स थे वो बहुत सारे आते गए, और जो हमारे सोल्जर्स थे वो उनको मारते गए। और हालांकि बहुत सारे हमारे भी ऐसे सोल्जर्स थे जो शहीद हुए। तो जो प्लेटून नंबर 9 थी, प्लेटून नंबर 8 था, प्लेटून नंबर 7 था, यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए, और बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी यहाँ पे शहीद हुए। तो इस तरीके से ये पूरा जो पैटर्न चलता रहा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, और वो क्या हुई कि बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स मर चुके थे, लेकिन इंडिया के कुछ सोल्जर्स अभी भी जिंदा थे, और जो आखिरी के 20 सोल्जर्स थे, उन जो चाइना के जो आखिरी के 20 सोल्जर्स थे, वो आते हैं, और वो उनके पास क्योंकि वेपन्स वेपन्स बिल्कुल भी नहीं थे, तो जो इंडिया के सोल्जर्स थे वो उन पे अटैक करते हैं, और इंडिया के पास भी सब कुछ खत्म होता है। तो वो अटैक कैसा होता है, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉम्बैट होता है वो कैसा होता है, हैंड टू हैंड होता है, मतलब आपस में दोनों की लड़ाई हो जाती है। जो 20 जवान थे उनसे 3 या 4 जवान लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन होता क्या है फाइनली, होता ये है कि री इन्फोर्समेंट चली आती है, चाइनीज आर्मी की री इन्फोर्समेंट चली जाती है, और इस री इन्फोर्समेंट की वजह से वो जो 3-4 सैनिक बचे भी थे, वो भी क्या होते हैं, उनको पकड़ लेती है चाइनीज आर्मी, और पकड़ के अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद शैतान सिंह के बारे में हमको जानना था, तो शैतान सिंह के बारे में बता दूं कि शैतान सिंह जो हमारे पास 4 या 5 पोस्टें थी, उस पे लगातार वो दौड़ रहे थे, और दौड़ दौड़ के जितने भी उनके सेना में लोग थे, जितने भी उनके सैनिक थे, उनको क्या कर रहे थे, वो उनको मोटिवेट कर रहे थे, वो उनको इनकरेज कर रहे थे, और इनकरेज कर करके
हुआ क्या, क्योंकि वो जब मूव कर रहे थे, वो जब प्लेटून्स में मूव कर रहे थे, ऐसे जब मूव कर रहे थे वो प्लेटून्स की तरफ, तो उनके पास कोई कवर नहीं था, कोई कवर मतलब कि ये कह सकते हैं हम लोग कि उनके पास कोई कवर टाइप की चीज़ नहीं थी जिससे वो गोलियों से बच सके। तो उनको बहुत सारे वाउंड्स लग गए, उनको कुछ गोलियाँ लग गईं और उन गोलियों की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए। और इस इंजरी की वजह से क्या हुआ, इस इंजरी की वजह से धीरे-धीरे करके इनकी मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले भी मैं आपको बता दूँ, एक बहुत अच्छी एक कहानी बताई जाती है। एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट कहानी क्या है, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये बताई जाती है कि जो मेजर शैतान सिंह थे, उन्होंने आखिरी दम तक हार नहीं मानी और जब उनके 2 सैनिक ऐसे थे, जो उनको बैठा के एक वॉल के पीछे रख देते हैं, मतलब उनको वॉल के पीछे एक बैठा देते हैं। मेजर शैतान सिंह को जब 2 सैनिक वॉल के पीछे बैठा देते हैं, तो मेजर शैतान सिंह कहते हैं कि नहीं, मुझे मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तुरंत एक जाओ और एमएमजी लेके आओ। एमएमजी मतलब होता है मीडियम मशीन गन। तो मीडियम मशीन गन बुला मंगाते हैं और कहते हैं कि मीडियम मशीन गन का एक सिरा जो है वो मीडियम मशीन जो एक रस्सी मंगाते हैं और मीडियम मशीन गन मंगाते हैं और कहते हैं जो रस्सी है उसका एक सिरा जो है वो मीडियम मशीन जो एमएमजी है उसमें उसका जो ट्रिगर होता है उसमें बांधो और एक सिरा जो है वो मेरे पैर में बांधो। और यही चीज़ करते हैं आर्मी के जो 2 अफ़सर 2 जवान थे, वो यही चीज़ करते हैं और ये मेजर शैतान सिंह उसी अपने पैर से उसी रस्सी से इस एमएमजी को चलाते हैं। और इसी एमएमजी को चलाते-चलाते ये मेजर शैतान सिंह इतनी ठंडक थी कि उसमें क्या हो जाते हैं, क्योंकि वाउंड बहुत ज़्यादा थे, घाव बहुत ज़्यादा थे, उससे ये मेजर शैतान सिंह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और इस शहीदी के लिए बहुत मतलब ये ऐसी शहीदी है, ये ऐसी एक चीज़ है जिसके लिए बहुत बहादुरी की ज़रूरत है। तो ये बहादुरी बहुत ही कुछ ही बहुत कम लोगों में होती है और ऐसे जाबाज़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे जाबाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी सेना में पाए जाते हैं, भारत की सेना में पाए जाते हैं। तो ये जो बात है, इसके बाद हम लोग ने जो ऑफ़िशियल कुछ डेटा निकला, तो ऑफ़िशियल डेटा में ये कहा गया कि इंडिया की तरफ से 114 कैजुअल्टीज़ हुई थी, 123 जिसमें से टोटल जवान थे, जिसमें 114 लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई और जो चाइनीज़ जवान आए थे, उसमें 3000 लोग थे, जिसमें से 1300 जवान शहीद होते हैं। अब आप ये रेशियो देख सकते हैं कि एक-एक जवान पे 10-10 जवान, मतलब एक इंडियन सोल्जर 10-10 चाइनीज़ सोल्जर पे भारी पड़ा था। इसीलिए जब आप एक बहुत इम्पोर्टेंट कविता देखते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, आप सभी लोगों ने सुनी होगी। तो इसी में जो हमारे एक बहुत महान कवि हैं, जिनको कहते हैं हम लोग कवि प्रदीप कहा जाता है, तो उन्होंने देखिए लिखा भी है। इसी इसी 1962 के वॉर, इंडो चाइना वॉर पे इन्होंने ये कविता लिखी थी और इस कविता में देखिए लिखा भी है इन्होंने, बिल्कुल सही से इसको बयाँ किया है। जो भी दर्द है, जो भी बहादुरी है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से बयाँ करी गई है। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय का आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो कविता है, ये तो एक बहुत छोटी-सी मैंने लाइन ली है, बहुत छोटी-सी पंक्ति ली है। ये कविता महान कवि प्रदीप की है। तो उसमें देखिए लिखा भी हुआ है इन्होंने कि जब आप देखेंगे तो 10-10 को एक ने मारा, मतलब एक 10-10 चाइनीज़ सोल्जर्स को हमारे एक भारतीय सोल्जर ने मार गिराया था। तो इतनी ज़्यादा ताकतवर है हमारी सेना। और ये सेना ऐसी है, ये सेना ऐसी थी जिसके पास वेपन्स नहीं थे, जिसके पास बहुत सारे साधन नहीं थे, फिर भी सोचिए 10-10 लोगों पे वो भारी पड़ गई थी। और आज भारत की सेना के पास बहुत अच्छे-अच्छे वेपन्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ें हैं, अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो सोचिए वो 100 भी बोला जाए, 100 चाइनीज़ बोला जाए, उस पे भी कहीं न कहीं वो भारी पड़ेगी। तो अगर कोई वॉर होता है, वैसे नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कोई वॉर आने की कंडीशन होती है, तो वॉर से तो आप लोग को पता है, वॉर से कभी किसी का फ़ायदा हुआ नहीं है और ना ही कभी आगे होगा। तो ये फ़िलहाल जो हमारी बायोग्राफ़ी थी, ये बायोग्राफ़ी मेजर शैतान सिंह की थी। मेजर शैतान सिंह की बात अब सब आप लोग को समझ में आ गई होती होगी। मेजर शैतान सिंह के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा कि मेजर शैतान सिंह, बहादुर मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के कितने महान, कितने जाबाज़ सैनिक थे, कितने जाबाज़ मेजर ऑफ़िसर थे। टिल देन, तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, तो ये लेक्चर ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। तो अगले लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे और किसी एक और महान सेनानी की बात करी जाएगी। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।